अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ काशिफ अली, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर। तो आज 9 अगस्त है और आपके ऑलमोस्ट 18 टू 19 डेज़ रह चुके हैं इस टाइम पे MD कैट के। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि इस फेज़ को कैसे गुजारना है, या फिर जो आने वाले सालों में जो आने वाले नए बच्चे होंगे उनके लिए क्या बेनिफिशियल चीज़ें हो सकती हैं। उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि किस तरह से आप जो है MD कैट को क्रैक कर सकते हैं और एक अच्छे रैंक वाले कॉलेज में जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो 18 डेज़ हैं ये बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड है, और इसमें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ माइंड में रखनी होती है। वो ये होते हैं कि गोल ओरिएंटेड रिवीजन। गोल ओरिएंटेड रिवीजन क्या होती है कि आपने ये नहीं है कि आपने कोई MCQs रैंडम किसी वेबसाइट से उठा लिया और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी, ऐसे नहीं करना। आपके पास जो ऑलरेडी डिफरेंट आपकी अकेडमीज़ की, टिप्स की, स्टार्स की, स्टेप की, दैट आर मोर देन इनफ, और इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। और गोल ओरिएंटेड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें इन दिनों के लिए। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट आइडिया टू अचीव द मैक्सिमम ग्रेड इन योर MD कैट। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से अगर एक बच्चा FSC करके आता है, FSC के बाद जब वो एग्ज़ाम देता है या ड्यूरिंग FSC उसको किस तरह से अपने FSC को परसू करना चाहिए कि वो उसके MD कैट में या फिर उसके फर्दर मेडिकल करियर के अंदर बेनिफिशियल हो जाए। तो पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं FSC से। तो एक्चुअली जब आप FSC को पढ़ रहे होते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान आपकी स्टडी स्किल ऐसी हो, आपकी स्पेशली बायोलॉजी, आपकी बुक रीडिंग एक ऐसी हैबिट हो कि आपको बुक की लाइन्स, बुक की वर्डिंग एज इट इज़ जो होती है वो याद होनी चाहिए फॉर द बायोलॉजी। एंड फॉर द केमिस्ट्री आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है। आपको FSC रेगुलर तरीके से, अच्छे तरीके से टीचर की गाइडलाइन लेके समझ के सिर्फ पास पेपर करके अगर FSC करेंगे तो MD कैट कभी नहीं होगा। ये लिख के दे देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि FSC अच्छे तरीके से करें, जहाँ जाएँ रेगुलर रहें, और टीचर की गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप MD कैट डे 1 से स्टार्ट करते हैं तो आपको करना क्या चाहिए। आपको करना ये चाहिए कि सबसे पहले जो PMC और द नाउ इट इज़ चेंज्ड इनटू द PMDC, तो आपको एक्चुअल में सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड करना है, और सिर्फ डाउनलोड करके रख नहीं लेना सॉफ्ट फॉर्म में, बल्कि उसको प्रिंट करवाना और अपने पास रखना है, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो जब आपने ये काम कर लिया तो उसके बाद आपने बुक के ऊपर अच्छी तरह से जो सिलेबस है उसके हिसाब से मार्किंग करनी है, अपनी बुक की हेडिंग्स के हिसाब से। कुछ पॉइंट आपको नहीं मिल रहे होते, कुछ टॉपिक, कुछ टाइटल ऐसे होते हैं PMC के दौर में थे जो नहीं मिल रहे होते, और UHS के दौर में भी होते हैं। तो आप उसके लिए फेडरल बुक देख सकते हैं, और आई विल हाईली रिकमेंड फेडरल की जो है एक्सरसाइजेज आप लाजमी अच्छे तरीके से करें, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजी के लिए भी एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए बुक अगर उसकी आप हेडिंग्स कर लेते हैं या आप उसकी एज इट चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं वो भी काफ़ी होती है। तो ये था रिगार्डिंग द फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू कि आप फेडरल को किस तरह से, तो वो आप साथ साथ जो टॉपिक आप PTB का करें वही टॉपिक फेडरल के अंदर कर लें, तो दैट विल बी इनफ। थोड़ा सा मतलब उसके अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाईली डिटेल्ड चीज़ें होती हैं इन फेडरल, जो कि आपने सारी चीज़ें कभी भी नहीं आती UHS में। UHS में जो है वो फेडरल के 1 या 2 मैक्सिमम MCQ आते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ऐसी चीज़ आ जाती है जो कहीं गिवन नहीं होगी। वो नॉर्मली डिफरेंट, जब आप कोचिंग सेंटर जाते हैं या जो आप घर में तैयारी करते हैं, तो डिफरेंट प्रैक्टिस बुक्स के अंदर भी वो MCQ आपको मिल जाते हैं जो पास पेपर में आ चुके हैं। तो फेडरल को मतलब गो थ्रू करना है, कुछ चीज़ें हैं उनको आपने नोट करना होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करना होता है। पास पेपर देखेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों का भी पता चलता रहेगा साथ साथ। ये नहीं है कि आपने कोई भी चीज़ फेडरल किया और उसको ऐड कर लिया, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपकी रिवीजन नहीं होगी और कोई बेनिफिशियल नहीं होगा फॉर द फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू। इस सेगमेंट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से सब्जेक्ट वाइज से चीज़ों को लेके चलना है। इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा MCQ बायोलॉजी के आते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री और फिज़िक्स का तकरीबन इक्वल पोर्शन कर दिया है, और उसके बाद आती है इंग्लिश एंड देन लॉजिकल रीजनिंग। तो आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि इम्पॉर्टेंस के लिहाज से, यानी कि जब आप स्टार्ट करने लगते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी इम्पॉर्टेंस है किस चैप्टर की स्पेसिफिकली, एंड यू शुड गिव द टाइम टू योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द इट्स इम्पॉर्टेंस।
सो आपको ये चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से देखनी है, क्योंकि अगर आप एक केमिस्ट्री के एक चैप्टर पे अगर 4 घंटे लगाते हैं तो बायोलॉजी के चैप्टर पे आप 1.5 घंटा लगा के फारिग नहीं कर सकते। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि इंपॉर्टेंस नहीं है उतनी ज़्यादा। सो यू मस्ट गो थ्रू द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली बायो को आपको किस तरह से डेली प्लानर के अंदर किस तरह शामिल करना चाहिए, चारों सब्जेक्ट्स को या पांचों सब्जेक्ट्स को। तो इसके लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि मैं ना हमेशा जो है टफ़ के साथ एक ईजी को रखता था। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी मुझे बहुत आसान लगती थी, तो बायोलॉजी के साथ मैं कोशिश करता था कि फ़िज़िक्स को कर लूँ, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर रट्टा शट्टा लगा के तो वो सारा कुछ हो जाता था, फिर बंदा थक जाता है, फिर मतलब फिर ब्रेन का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, रट्टा नहीं लगाना। फिर आप फिज़िक्स की तरफ आते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं ज़्यादातर, तो वो ईजीली हो जाता है। फिर आप दूसरा जो मतलब आपने केमिस्ट्री के साथ कोशिश करें इंग्लिश को रख लें और बायोलॉजी के साथ फिज़िक्स को रखें, दैट विल बी द बेस्ट फॉर। ये मेरे लिए अच्छा था, ऑब्वियसली हर बंदे के लिए डिफरेंट है, आप ट्राई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन ईज़। तो डेली प्लानर के अंदर आपने कम अज़ कम भी, जो मैं पर्सनली तौर पे रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आप डेली बेसिस पे 10 घंटे कम अज़ कम पढ़ें। उसमें आप उसको डिवाइड कर लें, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे के हिसाब से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि 10 घंटे से कम ना पढ़ें, क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है। तो ये है सब्जेक्ट को किस तरह लेके चलना है, ठीक है। आप ये इंपॉर्टेंस के लिहाज से मैंने आपको बता दिया, और आपको बता दिया कि आपने डेली प्लानर के अंदर किस तरह शामिल करना है अकॉर्डिंग टू योर ओन एज, और टाइम को डिवाइड करना है हर सब्जेक्ट के लिहाज से। आप कर सकते हैं, डेली बेसिस पे वेरी कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बार दफ़ा बोर हो जाते हैं तो आप हर वीकेंड पे, हर संडे के ऊपर टर्न कर लिया करें। फॉर एग्जांपल आप कभी परेशान हो गए हैं, आप डिप्रेस्ड हो गए हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करें कि वो 10 घंटे को 8 घंटे पे लेके आ जाए, कोई मसला नहीं है। 2-4 दिन के लिए हो जाता है। डिप्रेशन इट इज़ वेरी कॉमन एंड स्पेशली ये पॉइंट रिपीटर के लिए बहुत ज़रूरी है। वो बड़े परेशान होते हैं क्योंकि घर वाले और सोसाइटी वाले और दोस्त, बहुत कुछ लोगों का हो चुका होता है, तो वो बड़े अपसेट होते हैं। तो उसके लिए आपने माइंड में क्या रखना है कि जब आप MD कैट कर रहे हैं उस टाइम पे किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना। उस टाइम पे सिर्फ आप अपने गोल के बारे में, अपने एम्बिशन के बारे में कि यार मैंने ये टेस्ट देना है, मैंने इतने नंबर लेने हैं, बस लेने हैं तो लेने हैं, ठीक है। तो आपने परेशान अगर हो जाते हैं तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें, स्टडी से थोड़ा निकल आएँ, थोड़ा रिफ़्रेश, बाहर जाएँ, दोस्तों के साथ चले जाएँ या कहीं और चले जाएँ, तो दैट विल बी द वेरी गुड आइडिया। अगर आपको प्रोडक्टिव फील नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, 2-4 दिन लगाएंगे, उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया, 2-4 दिन वेस्ट कर दिए, तो उसके बाद आप अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द रिपीटर्स, क्योंकि बाज़ दफ़ा मेरे साथ खुद हो जाता था। तो उसके लिए मैं माइंड डाइवर्ट करने के लिए दोस्तों के साथ चला जाता था, मूवी देख लेता था, कुछ भी ऐसा, लेकिन पढ़ता कम था उन दिनों में। तो आपने भी ऐसा करना है, कुछ भी नहीं होता 2-4 दिन से, 2-3 दिन से कुछ भी नहीं होता। आपने ईजीली अच्छे तरीके से ब्रेक लेना है और उसके बाद दोबारा से जब आएंगे तो आप कमाल कर देंगे। तो इस सेगमेंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या एकेडमी ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मैं अगर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज द UHS फर्स्ट रैंक कॉलेज में बग़ैर एकेडमी के आ सकता हूँ। और मैंने एकेडमी नहीं ज्वाइन की थी ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन। मैं रिपीटर हूँ, मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में नहीं की थी, सेकंड अटैम्प्ट में भी नहीं की थी। लेकिन वो जो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा दाखिला नहीं हुआ था, उसके अंदर 2-4 MCQs की वजह से, कोविड की वजह से हुआ था। लेकिन उसको मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि एकेडमी ना जाने की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरा सेकंड अटैम्प्ट में भी ना होता, ठीक है। तो एक्चुअली में बताना ये है कि एकेडमी इज़ नॉट मैंडेटरी। हाँ, जहाँ पे मैंडेटरी है वो है टेस्ट सेशन। तो आपने किसी भी एकेडमी का, स्टार इंस्टीट्यूट का, स्टार्स एकेडमी का, किप्स का, स्टेप का, कोई भी आपको आपके इलाके में अच्छा है तो करीब है, आप देख लें और टेस्ट सेशन लाजमी दें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो ये पॉइंट था रिगार्डिंग द एकेडमी। और मैंने बग़ैर एकेडमी के 184 मार्क्स लिए हैं और UHS के फर्स्ट रैंक कॉलेज यानी कि इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में आया हूँ। तो इन शॉर्ट ये है कि बग़ैर एकेडमी के यार बंदा अगर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में आ सकता है तो आप क्यों नहीं आ सकते। नेक्स्ट इज़ योर टर्न। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग इसको आप किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। तो इसके लिए भाई बेहतरीन तरीका होता है कि आप YouTube पे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर्स, हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। इंग्लिश बेसिक
रूल्स आने चाहिए। लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो आपको पता होना चाहिए यार कि अगर सिंगुलर वर्ब है, सॉरी नाउन है, तो उसके साथ वर्ब भी उसी के हिसाब से लगेगा। तो आपको बेसिक चीज़ें हैं। एक चीज़ और याद रखें, स्पेशली फॉर दोज जो कि किप्स या फिर स्टेप से करते हैं, तो बहुत डेप्थ में लिखी होती है चीज़ें, और जो कि एनोइंग होती हैं, याद नहीं होती और इतना कभी पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, तो आपने इंग्लिश को स्पेशली, अभी मैं इंग्लिश बता रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग पे आता हूँ, तो इंग्लिश को इस तरह से परसू करना है कि आपने पहले लेक्चर ले लिया, बेसिक रूल आपको आने चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए, कुछ आपको मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं उसको आना चाहिए। लाइक इट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज़ अली गोज़ टू स्कूल और गो टू स्कूल। यानी कि एक्चुअल में कहने का ये मतलब है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट है, ये तो बच्चे को भी पता है, सिर्फ उसका नाम एमडी कैट में रख दिया तो लगता है कि पता नहीं क्या भला है, ये होता कुछ भी नहीं है। तो बहुत ईजी है। सरफेस नॉलेज इज़ मैंडेटरी फॉर इंग्लिश टू कॉन्कर इंग्लिश। दूसरी बात आ जाती है लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग एक्चुअल में जो है ना, वो है आपकी नर्व्स का टेस्ट। तो आपने एक्चुअली सोचना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पेड़ सीधे लगे हुए और चौथा उल्टा लगा हुआ है, तो ये कॉमन सेंस है ना कि आप सोचें कि अच्छा चौथा उनसे स्ट्रेंज है, ऑड है, पेक्यूलियर है, तो वो जो पेक्यूलियर होगा ऑब्वियसली आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब बिल्कुल एक सीक्वेंस दिया होगा आपको, बहुत सारे इस तरह के सवाल होते हैं, एक सीक्वेंस दिया होगा, एक ऑड आपने सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह से इट इज़ वेरी कॉमन। तो आपको उसके लिए कुछ बुक्स होती हैं, लाइक आप उसके लिए कुछ वर्बल नॉन वर्बल बुक्स मिल जाती हैं, लाइक डोगर की या कुछ और। आई विल रिकमेंड दैट बुक। किप स्टार्स ने भी बनाना शुरू कर दी हैं अब तो आप वो भी कर सकते हैं। उनको बेसिक चीज़ें थोड़े सवाल करते जाए, हफ्ते में 1 दफ़ा कर लिए, 2 हफ्तों में 1 दफ़ा कर लिए, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से MCQ आते हैं, तो आप डोगर यूनिक पब्लिशर की बुक ले सकते हैं अगर आपने वो करना है। साथ उससे ISSB या आर्मी का टेस्ट भी हो जाएगा, और साथ में अगर आप किप्स वगैरह के नोट्स ले लेते हैं तो वो भी अच्छे हैं। आप प्रैक्टिस करें, लेक्चर भी ले सकते हैं, लेकिन लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लॉजिकल रीजनिंग है, आपकी कॉमन सेंस का सवाल है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है कि एक वीक जो लास्ट वीक होता है उसमें क्या करना चाहिए। तो लिटरली यार मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एंड वाले वीक में मेरे पास कुछ भी नहीं था पढ़ने के लिए। मतलब मुझे लगता था कि यार मैं क्या पढूं, मतलब ऊपर से मुझे लग रहा था यार एक वीक रह गए, इतनी परेशानी। और ऊपर से मैंने इतनी दफ़ा पढ़ा हुआ था, 15 बार रिवीजन की हुई थी। तो इन शॉर्ट ये कि वो क्या हुआ कि मेरा दिल ही ना करे पढ़ने को। फिर मैंने उस हफ्ते में ना फुल इंजॉय किया। ये नहीं सोचा कि यार पढ़ा नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता था, आपको पता लग जाता है यार कि आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं, आप कर लोगे या नहीं करोगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कि एंड वाले वीक में बंदे को स्ट्रेस हो जाती है, वेरी कॉमन। तो क्योंकि आपका टाइम करीब आ रहा होता है और कुछ लोग रिपीटर होते हैं, उनको तो बहुत ही मसला हो जाता है। तो आप अगर दिल नहीं कर रहा, ये उन लोगों के लिए है। अगर आप परेशान हैं तो उस टाइम को भी इंजॉय करें और ना पढ़े ज़्यादा, कोई मसला नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लें। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ें तो फिर आप एक शेड्यूल के हिसाब से पढ़ें और थोड़ा पढ़ें, मुतवाज़न बैलेंस्ड वे में पढ़ें। इसका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आप बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो उससे नुकसान होगा कि आपके ब्रेन के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि वो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। पेपर वाले दिन आपकी चीज़ें मिक्स हो रही होती हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि एंड वाले हफ्ते में अगर दिल है पढ़ने का, थोड़ा बहुत पढ़ें, अगर नहीं है याशी करें, कोई मसला नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लें, 2 घंटे एंड पे रात को रिविजन कर लें, दैट इज़ वेरी ईजी। तो लास्ट वीक को हेक्टिक ना बनाएं, ईजी रखें। नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है कि आप उस रात को जब MD कैट है और उस दिन क्या करना चाहिए। लोगों ने उधर एम्बुलेंस आई होती है एग्जामिनेशन हॉल में, या फिर रात को क्या चीज़ें देखनी है। तो रात के लिए आपको मैं बताऊंगा कि एक दिन पहले एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए बेहतरीन तरीका होता है कि रात को 8-9 बजे छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें और अपनी चीज़ें सारी इकट्ठी कर लें। अपनी सारी चीज़ें जो आपने रिक्वायर्ड होती है, अगर ऑनलाइन होता है तो ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको रोल नंबर स्लिप तो फिर भी लेके जानी पड़ती है, या फिर डिफरेंट जो भी उसके लिए आपको ID कार्ड या रोल नंबर स्लिप, जो डिफरेंट चीज़ें होंगी वो लेके जानी पड़ेंगी। अगर फिजिकल होता है तो आपको उसके लिए पेंसिल वगैरह सारा कुछ लेके जाना पड़ता है। तो एक्चुअल में आप उनको संभालें, छोड़ दें स्टडी। 9 बजे के बाद आपने कोई जंग फतह नहीं कर लेनी। अगर आपने एक रात ना भी पढ़ा तो अच्छी तरह कम से कम 8 से 9 घंटे नींद अपनी पूरी रखनी है। 8-9 बजे 10 बजे मैक्सिमम सो जाएं। वो आराम से उठे, नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद अगर आपको कुछ सवाल माइंड में आ जाता है ना, इतना पढ़ा हुआ होता है, माइंड में आता है यार अच्छा ये, तो आप उसको वैसे देख ले बुक से 1-2 दफ़ा अगर कन्फ्यूजन होती है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर में
ईजी रहे। एम्बुलेंस उन्होंने आपको सिर्फ डराने के लिए खड़ी की होती है, उससे कभी भी नहीं घबराना। क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा गया था तो मुझे भी बड़ा डर लगा था, लेकिन दूसरी दफ़ा गया तो मुझे लग रहा था यार कोई नहीं, क्या पता मुझे जाते हुए घर छोड़ देगी। वेरी बिग कंपटीशन, लोगों ने तस्बीहां पकड़ी होती हैं, माओ ने पकड़ी होती है और क्या क्या हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को आपने दिल पे सवार नहीं करना, दिल पे सवार ज़रा भी नहीं करना। ईजी रहना है और पेपर के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपने सोचना है कि आपके 2 साल की, 4 साल की या ज़िंदगी के एफर्ट आप 2 घंटे में प्रोडक्टिव तभी हो सकते हैं 2 घंटे जब आप रिलैक्स हो, बोतल साथ लेके जाएं। अगर खाने का टाइम नहीं है चॉकलेट्स लेके जाएं। ग्लूकोज लेवल पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर खाना खाना है तो कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे पराठे खा के जाते हैं। ईजी रहो, जो अच्छा लगता है ज़्यादा ना खाएं क्योंकि नींद भी आ सकती है, लेकिन खाएं और अपना पेपर अच्छे तरीके से दें और आगे फिर मुझे बताएं कि भाई मेरा क्लियर हो गया। थैंक यू।